जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न सीरीज। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है मैंने और फराज ने, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट या टेक्निकल एनालिसिस जिन्होंने लिया हुआ है उनको यहाँ पे बुलाएं और उनकी थोड़ी सी जर्नी को समझने की कोशिश करें कि ओवरऑल जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाया है कि हम आगे जाके इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो किस बेस पे बनाया है और अभी तक के जो उनके रिजल्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो आज मैंने अपने स्टूडेंट जो है मोइज आजम को बुलाया है। ही इज़ अ वेरी यंग इन्वेस्टर और बहुत अर्ली इन हिज लाइफ ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने रिटर्न्स बनाए हैं। सो आइए इनका इंटरव्यू करते हैं। सो मोइज कैसे हो आप, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अस्सलाम वालेकुम उमार भाई। जैसे कि मेरा नाम मोइज़ आज़म है। करंटली मैं यूएसए में रहता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरा बैचलर्स जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब स्टार्ट की थी राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। और मैं 2019 का ग्रेजुएट हूँ, तो राइट आफ्टर उसके बाद कोविड था फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो मेरा प्लान तो यही था कि मैं ग्रेड स्कूल के लिए जाऊँगा यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, दोनों में से किसी एक जगह में, क्योंकि वहीं पे कंस्ट्रक्शन का स्कोप ज़्यादा था और मुझे कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट भी था। लेकिन कोविड की वज़ह से वो डिले हो गया। तो कोविड के दिनों में फिर मैंने अपने कज़न के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ वग़ैरह अ, देखना शुरू किए, एक्सप्लोर करना शुरू किए। तो हम रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड थे। मैं और मेरा एक कज़न है, वो भी सरमाया प्लेटफ़ॉर्म है, सलमान भाई, उनके साथ हम लाहौर की मार्केट, गुजरांवाला की मार्केट, रावलपिंडी की मार्केट एक्सप्लोर किया करते थे रियल एस्टेट, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आता था। तो सही। 3 साल करते रहे, फिरते रहे, छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट्स भी की, 2-3 घर बना के बेचे। रिटर्न ठीक था, बट वो एक एब्नॉर्मल रिटर्न था। हमें पता था कि पाकिस्तान की इकॉनमी इसको सस्टेन नहीं कर सकती फॉर द लॉन्ग टर्म। तो खैर मैं यूएस से चला गया अपने मास्टर्स के लिए। मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि मेरा शौक था, वही पढ़ा मैंने ऑबर्न यूनिवर्सिटी अलबामा से। और साथ में खुद से अपनी मर्ज़ी से जो फ्री प्लेटफ़ॉर्म थे, वहाँ से हम मैं स्पेसिफ़िकली इन्वेस्टोपीडिया को बड़ा पसंद करता था। वहाँ पे आप अ, अच्छा, डेफ़िनेशंस मैं वग़ैरह यहाँ पे और जो थोड़ी भी आपके थेरा थोड़ा सा आपसे हिस्ट्री पूछता हूँ। हम इन्वेस्टोपीडिया वाली बात पे भी अभी आते हैं। अच्छा, आपने कंस्ट्रक्शन को पढ़ा, ठीक है। आपने ये कहा कि ओवरऑल मुझे मेरा इंटरेस्ट था उसके, मैंने सोचा कि मैं यूएसए जाता हूँ या ऑस्ट्रेलिया, दोनों में से एक जगह को आपने चूज किया और ये सोचा कि वहां पे ज्यादा बूम है। अच्छा, पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो एलीट क्लास है वो सारी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, बल्कि प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। स्कैम्स भी सबसे बड़े यहीं पे होते हैं। आपने देखा होगा कि ओवरऑल एक बड़ा जो एक सेठ बंदा होता है वो क्या करता है कि एक जगह लेता है, लैंड लेता है, अभी तक वो अथॉरिटी से पास भी नहीं हुआ हुँ, होता, लैंड अथॉरिटी से, और वो फाइलें आगे बेच देता है और जितनी फाइलों से वो पैसा रिटर्न ले लेता है उतने में वो फिर अपने जो लैंड अथॉरिटी होता है उसको रिश्वत भी दे के, सारा कुछ दे के उसको पास भी करवा लेता है, और उसके बाद जो है प्लॉट्स जितने होते हैं उससे ज्यादा उसने फाइल के मद में जो होता है ना ज्यादा पेमेंट ली होती है। तो इस तरीके से वो बहुत दबा के पैसे बना चुका होता है और उसके बाद वो डिलीवर आहिस्ता आहिस्ता जिसने डिलीवर करना होता है वो डिलीवर कर लेता है, जिसने कोई स्कैम करके दुनिया से मुल्क से बाहर जाना होता है वो भी चले जाते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर तो अगर तो आपके पास पैसे हैं और अगर आप इस जगह पे, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि आपको पता है कि ये फाइनली प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन जैसे डीएचए वाली साइड पे अगर आप देख लें तो प्लॉट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइल्स प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसमें एक अच्छा खासा गेन भी होता है। सो वाई नॉट स्टेइंग इन पाकिस्तान और इन्वेस्टमेंट इधर, चलिए ये तो कोविड आ गया लेकिन उससे पहले तो एक इरादा होगा ना कि यार रियल स्टेट में ही करते हैं, यहीं पे पाकिस्तान में करते हैं, वाई गोइंग टू यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? व्हाई यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया? हाँ, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन लिए क्यों, मतलब इसका आप पढ़ने आंसर के बड़ा लिए क्यों? ईज़िली है। देखिए, मेरा जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तो मेरा बेसिक गोल था कि मैं स्ट्रक्चर्स में जाऊँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग और सारा कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन पाकिस्तान में कोई डिज़ाइन फ़र्म इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं और जॉब अवेलेबल ही नहीं थी। तो हम कंस्ट्रक्शन में घुस गए। जब फील्ड में घुसे तो पता लगा कि यार फील्ड का काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा मज़े का है। तो मैं चाहता था कि मैं क फील्ड की पढूँ चीज़ें, कंस्ट्रक्शन पढूँ इसको, क्योंकि मेरा मेजर स्ट्रक्चर्स था, कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं था रहा।
तो एक पार्ट तो ये कि कंस्ट्रक्शन पढ़नी है। दूसरा पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो सेठ के लिए है। जो मेरे जैसा मिडल क्लास बंदा है ना, जिसके पास एक प्लॉट लेने के पैसे नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने ₹12,000 में पहले अपनी नौकरी शुरू की थी। तो मैं उसमें कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं 12,000 से एक ईटीएफ तो बाय कर सकता हूँ ना। ख़ैर ये बिल्कुल। बात की बात है। तो चीज़ें पढ़ने के लिए तो सबसे पहले मेरी आदत यही है कि मैंने अगर कोई काम करना हो तो सबसे पहले उसके लिए पढ़ते हैं। टाइम लगता है बट इट्स बेटर टू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन स्कूल में गया। मेरा ऑबर्न यूनिवर्सिटी जो है इट्स अ वेरी फेमस कंस्ट्रक्शन स्कूल इन यूएस। मैंने वहाँ से कंस्ट्रक्शन पढ़ी। कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिर मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं यूएस में रह के 3 साल के लिए काम कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि कंस्ट्रक्शन यूएस की सबसे बड़ी मार्केट है। ऑस्ट्रेलिया मार्केट है या यूएस मार्केट है। यूरोप क वाली साइड जो है वो कंस्ट्रक्शन मार्केट नहीं है। वो टेक की मार्केट है लेकिन कंस्ट्रक्शन की नहीं है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको यूएस या ऑस्ट्रेलिया ही बेटर चॉइस है आपके लिए। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल। अप्लाई किया बट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वज़ह से जा नहीं सका तो मैं यूएस आ गया। यूएस आया, मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन पढ़ी। अब मुझे पता है कि मैं जो पढ़ता हूँ उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। तो दैट्स व्हाई माय चॉइस वाज़ यूएस। अच्छा, अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया, यानी कि कंस्ट्रक्शन तो कर ली, फिर और कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट में फिर जब आप आए थे तो उसके अंदर आपने सोचा कि इसी से रिलेटेड कोई स्टॉक्स के अंदर मैं कर दूं, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ किया आपने? नहीं, मैंने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं जब पाकिस्तान में था तो मैंने 3 घर बना के बेचे। मैंने कंस्ट्रक्शन अपने हाथों से देखी, सीखी, की। उसके बाद मैं यूएस गया। कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स सेम है, बट मटीरियल्स डिफरेंट है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन टोटली डिफरेंट थी, मुझे पढ़नी पड़ी। वहाँ पे मैनेजमेंट स्टाइल टोटली डिफरेंट था, ठेकेदारी निज़ाम नहीं था। अब मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन मैंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट इंजीनियर से। मैं जब जाता था तो मैं सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन करता था। डॉक्यूमेंट फिर मैंने जब जॉब चेंज की तो मैं साइट्स पे जाना शुरू हुआ। अब मैं सब कॉन्ट्रैक्टर से मिलता हूँ। वहाँ पे प्रॉपर हर एक हर चीज़ एक चैनल के साथ है। कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ठीक है। इस टाइम मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर सबसे बड़ी होल्डिंग्स एक कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ। आई नो हाउ इट वर्क्स, कंपनी कैसे वर्क करती है, कैसे पैसे बनाती है। तो मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ क्योंकि वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है एंड आई एम लकी कि मेरी फील्ड की एक कंपनी जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो मैं उसमें ठीक इन्वेस्टेड है। हूँ। तो फिर जब बेहतरीन। मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समझ आना शुरू हुई, तो मैंने और इंडस्ट्रीज़ एक्सप्लोर की। मैं आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, मेरे फादर का अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, मुझे मेडिकल चीज़ें समझ में आती हैं। मैंने शुरू से हॉस्पिटल कैसे चलते हैं, वो चलते देखे हैं। तो इस वजह से फिर मुझे समझ आती थी कि मैं बायोटेक और जो फ़ार्मास कंपनीज़ हैं, वो कैसे उसको समझने में आसानी है मेरे लिए। तो मैंने थोड़ा-सा और उनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे ज़रा ईज़िली समझ में आ गई। तो मैं उसके अंदर मेरा एक्सपोज़र बढ़ गया। मेरे पोर्टफ़ोलियो में 3 बायोटेक रिलेटेड कंपनीज़ हैं। तो जो-जो चीज़ें बेहतरीन। समझ में आती हैं, इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रीराउट करते जाते हो, उसी तरीके से मोल्ड करते हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इससे रिलेटेड। बेहतरीन हो गया। अच्छा, एक स्टेप पीछे चलते हैं। ये तो आपने बता दिया कि हुँ, इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, तो ये तो आपने देख लिया कि आपके बैकग्राउंड, हुँ, ये बहुत अच्छी चीज होगी कि ओवरऑल जो चीज आपने समझी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या फिर आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड था उसमें भी मेडिकल का एक्सपोजर वगैरह ज्यादा था, तो आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए भी जो स्टॉक्स पिक किए वो भी सारे मेडिकल रिलेटेड थे, और आपने जो मुझे पोर्टफोलियो दिखाया था उसमें बेहतरीन रिटर्न्स आए थे। अच्छा, पहले ये बताओ कि ओवरऑल जब इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे आपने अपना माइंड शिफ्ट किया तो वो किस बेस पे किया था? क्या लगा आपको कि मुझे इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं आपको बताता हूँ 2019 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू की, तो तब मेरे ज़हन में ये स्टॉक मार्केट एक ट्रेडिंग हब था। सबको यही मुझे यही नॉलेज था कि भई आप ट्रेड करते हो, सुबह बैठते हो, शाम को बेच देते हो या 2 दिन बाद बेच देते हो या 1 वीक बाद बेच देते हो। तो इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं था इतना। और उसके बाद फिर मैंने इस इंटरनेट पे गया, तो मैंने जैसे बताया कि मैं वर्कआउट करता हूँ एवरीडे, ठीक है? तो मैंने जब जिम स्टार्ट किया तो मैंने यूडेमी से 2 कोर्सेज़ किए। एक वर्कआउट मैनेजमेंट, एक डाइट मैनेजमेंट।
इसी तरीके से जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो मैंने यूडेमी से एक छोटा-सा कोर्स किया। वो फ्री कोर्स था, मेरे पास उतना पैसे भी नहीं थे। वहाँ से इन्वेस्टोपीडिया नज़र आया, इन्वेस्टोपीडिया पे देखना शुरू किए, सबस्टैक पे कुछ आर्टिकल्स थे, उनको फ़ॉलो करना शुरू किया। मैं फ़ॉलो करता रहा, बट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं था कि मैं जो है मार्केट में खुद पैसे इन्वेस्ट करूँ। और ठीक है, 2-3 साल से लगातार कभी जब वीकेंड पे टाइम मिल गया, पढ़ लिया, कुछ कर लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया। तो एक दिन मुझे याद है कि मार्च अर्ली टू टू 2024 में मुझे मेरे कज़न का फ़ोन आया कि मैंने एक सेमिनार बुक किया है, ₹5000 उसकी पाकिस्तानी फ़ीस है, तो वो तुम जमा ठीक है, करवा दो और मेरे साथ ले लो। और वो कज़न सलमान भाई थे। और वो ठीक है, आपको मैं बता दूँगा वो सेमिनार किसका था। ख़ैर मैंने भी बुक कर लिया क्योंकि सलमान भाई ने मुझे कहा वो तुमने लेना ही लेना है। तो व्हेन ही सेज समथिंग इट्स नेवर एन ऑन नॉट एन आंसर इज़ नेवर अ नो। तो मैंने कहा ठीक है, ओके ज़रूर। मैंने भी बुक कर लिया अमेरिकन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 6 बजे वो सेमिनार शेड्यूल्ड हो गया। हमने वो सेमिनार लिया उसमें उसने बताया कि आप स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में कैसे पैसे बना सकते हैं। उसने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया साथ में स्टॉप लॉस वाले कुछ ट्रिक्स बताए। और हमें ठीक है। लेके थोड़ा-सा इंटरेस्ट हुआ। तो हुँ, वहाँ से इंटरेस्ट जागा, तो फिर मैंने यूएस के अंदर कुछ कोर्सेज़ एक्सप्लोर करना शुरू किए। तो ठीक है, आपने सुना होगा उस बंदे का नाम जिसे बोला जाता है कि द आइंस्टाइन ऑफ द वॉल स्ट्रीट। ठीक वो है, ट्रेडर ठीक है, है, मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा। उसकी एक कंपनी है, मतलब वो और एक और मैट उसका पार्टनर है, वो एक स्कूल रन करते हैं। तो ठीक है, ठीक है, उनका एक ट्रेडिंग वेबिनार था फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक तो है, मैंने वो जॉइन किया। ठीक है, वो जॉइन किया तो मैंने उनसे उन्होंने एंड एंड ऑफ द वेबिनार उन्होंने क्वेश्चनिंग आंसरिंग की तो मैंने उन्हें बताया मैंने पाकिस्तान से जॉइन किया तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं सिर्फ अकेला बंदा था पाकिस्तान का उस सेमिनार के अंदर। तो उसने ठीक मेरे है, से कहा कि चलो तुम अकेले हो तो तुम क्वेश्चन पूछो। तो मैंने से पूछा था कि 9 टू 5 जॉब के साथ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? तो उसने मुझे कहा था नहीं। तो इट वाज़ एन आंसर नो टू अस कि ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते। तो ठीक फिर है, समहाउ से मेरा ताल्लुक ऐसे जुड़ा कि मैं ड्राइव करता था काफ़ी ज़्यादा साइट्स पे जाने के लिए, तो मैं पॉडकास्ट वगैरह सुनता था, तो सरमाया को सुनना शुरू किया। तो फिर ठीक है, इसी इसी तरीके से सलमान भाई ने मुझे आपका पॉडकास्ट भेजा, जो फर्स्ट इंट्रो पॉडकास्ट है ना आपका, जब आपने ये कोर्स ठीक है, शुरू किया था उससे पहले इन्वेस्टो जीनी से रिलेटेड, वो ठीक है, पॉडकास्ट देखी और उसके बाद मैंने सलमान भाई को पॉडकास्ट में देखा। तो उन्होंने वो कोर्स किया और उन्होंने वो मुझे एक्सप्लेन किया फ़ोन करके। वो मुझे एवरी वीक फ़ोन करके कहते थे कि मोइज़ तुम्हें ये कोर्स करना है, ये तुम्हें कोर्स करना है, तुम्हें ये ज़रूर करना है। और मेरे ठीक पास है, पैसे नहीं थे, तो मैं डिले करता जाता था। बट वो 6-7 महीने उन्होंने डिले करने के बाद जब उन्होंने वो ज़रा डाँटा वग़ैरह कि यार तुम बड़ा गलत कर रहे हो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर ख़ैर मैंने फिर ये कोर्स इस तरह मैं इस कोर्स के पास आया और मैंने सरमाया से फिर फंडामेंटल्स का कोर्स स्टार्ट किया। सलमान भाई ने टेक्निकल एनालिसिस भी किया था, फंडामेंटल्स भी किया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने फंडामेंटल्स करना है। जब फंडामेंटल्स का कोर्स किया तो फिर एवरीथिंग चेंज्ड। फिर थ्योरी चेंज होगी, फिर पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, फिर आपको पता लग गया कि सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं है, यू कैन एक्चुअली मेक वेल्थ व्हाइल वर्किंग ऑन योर 9 टू 5 और बैक एंड पे आपकी पैसिव वेल्थ क्रिएट होती जाएगी। तो दैट्स हाउ आई केम टू दिस जर्नी। बेहतरीन हो गया। अच्छा, आपने मुझे ना प्रेजेंटेशन एक भेजी हुई है, मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपकी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? आई थिंक अब ये ठीक है। स्क्रीन पे शेयर हो गई है। सो अब आप ये दिखाओ कि आपने जो पोर्टफोलियो के पहले तो परफॉर्मेंस दिखाओ ना, कि ओवरऑल जिस तरीके से आपके माशाल्लाह परफॉर्मेंस हुई है, या दिस इज आउटस्टैंडिंग। मतलब आपने स्टॉक्स कुछ पाकिस्तानी भी लिए हुए हैं, कुछ यूएसए के भी लिए हुए हैं। यूएसए की मार्केट तो मेरे ख्याल से अगर पिछले एक ये पूरे साल को देखा जाए तो इतना परफॉर्म नहीं की है। हाँ, 1.5 साल 2 साल से तो परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन पिछले एक डेढ़ साल से इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बड़ा जंप किया है। सो ये बताओ कि पहले परफॉर्मेंस कितनी है आपकी, फिर स्टॉक्स भी दिखाओ कि कौन कौन से स्टॉक्स रखे हैं। वैसे तो मेरी जर्नी यूएस स्टॉक मार्केट में स्टार्ट होती है सितंबर 2024 से, लेकिन सितंबर 2024 टू दिसंबर तक ना मैं सिर्फ ईटीएफ्स में था। ठीक है, क्योंकि जैसे-जैसे सरमाया का कोर्स चलता जा रहा था, तो हम म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में ज़्यादा कन्विक्शन थी। तो मैं ठीक है, ईटीएफ्स आई गेट पेड वीकली, तो मैं वीकली मेरी ऑटोमैटिक ट्रांज़ैक्शंस हैं, मैं ईटीएफ्स बाय हो जाता था।
तो बेहतरीन हो गया। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं आता। अभी मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी हूँ, बट स्टिल वो जो ईटीएफ, एवरी वीक ईटीएफ का जो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन है ना, इट्स गोइंग ऑन, क्योंकि वो एक ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो है, ये स्टॉक्स एक डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक तो है, मैंने फिर, मुझे लगता है मैंने सबसे पहला स्टॉक जो है वो एप्पल ही बाय किया था दिसंबर में। लाइक एवरी नाइव न्यू कमर बॉय, मैंने भी एप्पल ही बाय किया था, बट मैंने उसको 2 वीक्स बाद या 3 वीक्स बाद मैंने उसे सेल कर दिया था कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन राइट नाउ। ठीक तो है, मेरी जर्नी जो है वो इसी साल से शुरू होती है। इस साल के 2025 से कोई 1 या 2 वीक्स पहले। तो ठीक है, मेरी, और मैंने जब उसमें एक्सपोज़र्स लेना शुरू किया तो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ट्रम्प का ज़हूर नया-नया हुआ था और ट्रम्प की मार्केट थी। एवरीवन वाज़ सेइंग इट्स अ ट्रम्प मार्केट, और ठीक है, हम बड़े एक्साइटेड थे कि ट्रम्प आएगा, इट्स अ वेरी बिज़नेस फ्रेंडली गाय, तो बिज़नेसेस बूम करेंगे, एंड इट एक्चुअली वेंट क्रेज़ी। मेरा फ़रवरी, मिड फ़रवरी एंड तक पोर्टफोलियो 33-34% इंटर आईआरआर पे चल रहा था। बेहतरीन, और वो एकदम से फिर बेहतरीन, अप्रैल 2 से टैरिफ स्टार्ट हो गए और मार्केट वेंट डाउन। लाइक ठीक पहले है, वो करेक्शन कैटेगरी में आई, फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल से 20%, 19% समथिंग मार्केट डाउन गई। मेरा पोर्टफोलियो भी 14-15% डाउन था एक पार्ट में, लेकिन मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद इतनी कन्विक्शन थी कि दिस इज़ जस्ट अ मार्केट सेंटिमेंट, और मैं जैसे ही मैं नीचे, मार्केट और नीचे जाती थी, मैं और बाय करता था। जैसे ही मेरे पास सैलरी आती थी, मैं और बाय करता था, बिकॉज़ आई न्यू दैट सेल्स को कोई इश्यू नहीं है, कंपनीज़ को कोई इश्यू नहीं है, इट्स सब मार्केट सेंटिमेंट टैरिफ्स की वजह से। तो मेरा पोर्टफोलियो एक टाइम पे February 28th को माय पोर्टफोलियो वाज़ 33%, बट अप्रैल एंड माय पोर्टफोलियो इज़ -14, -15, और फिर अप्रैल के एंड में मुझे लगता है मेरा शायद -19 तक गया। थर्ड नेगेटिव पॉज़िटिव 33 से -19, इट्स एक्चुअली 50 बेसिस पॉइंट्स डिफरेंस के ऊपर ठीक से है, नीचे चला गया। तो ठीक है, मेरे साथ काफ़ी, मेरे 1-2 दोस्त थे जो बेल्जियम में रहते हैं, दे वेंट क्रेज़ी, उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी, वो बेच-बूच के मार्केट से निकल गए। बट आई स्टेयड इन द मार्केट, और आज, अगर आज की डेट, अगर मैं दिखा आज को, ये आज का रिटर्न अगर मैं आज का दिखाऊँ, तो आज, बल्कि अभी तो मार्केट चल रही है, आई डोंट नो इट्स करेक्ट फिगर, बट मार्केट स्टार्ट से पहले मेरा पोर्टफोलियो का जो आईआरआर था वो 32.38, अराउंड 33% पे है। लेकिन जो बेहतरीन हो गया। इंडेक्स ने 1% भी गेन नहीं किया। इंडेक्स इज़ एट 0.53%, बट मेरा पोर्टफोलियो इज़ 33%। तो ज़बरदस्त! तो ये इट्स बीटिंग द ऑलवेज़ मार्केट बाय अबाउट व्हाट 33 यू टाइम्स, अंडरस्टैंड। बेहतरीन हो गया, यू 33 आर टाइम्स बीटिंग द मार्केट आपने बाय ऑलमोस्ट 33%, यस। सो अच्छा, अब ये बताओ कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये देख रहे होंगे, यार स्टॉक्स बताओ कि कौन-कौन से स्टॉक ऐसे रखे हुए थे? तो अब ये बताओ कि स्टॉक्स आपने कौन से पोर्टफोलियो में रखे हुए थे, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया? देखें, अब स्टॉक्स तो मैं बड़ा कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो रखता हूँ, क्योंकि ठीक है, मेरा जो अपना ज़्यादा पैसे हैं वो एटीएफ्स में ही रख जाता है। लेकिन मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ठीक है, हाई रिस्क रिटर्न्स तो चाहिए हमें। तो मैं बड़ा कंसोलिडेटेड सा पोर्टफोलियो रखता हूँ। मेरा जो पाकिस्तान का पोर्टफोलियो, उसके अंदर 4 कंपनीज़ हैं, और जो मेरा यूएस का पोर्टफोलियो, उसके अंदर 7 कंपनीज़ हैं। अब ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसकी 4 कंपनीज़ की रीज़न ये है कि मैं पाकिस्तान मार्केट में नहीं हूँ, मैं यूएस में बैठा हूँ। ठीक तो है, मेरा ज़्यादा टाइम, और मैं चाहता हूँ मेरी ज़्यादा एनर्जी, मेरा टाइम जो है यूएस मार्केट में स्पेंड हो, वहीं मैं रिसर्च ज़्यादा करूँ। तो पाकिस्तान को मैं ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो ये जो ठीक है, पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स कंपनीज़ है ना, पीएसओ, एसएनजीपीएल, ओजीडीसी, पीपीएल, जो बड़ी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, उनमें मैं एक्सपोज़र ही नहीं लेता। क्योंकि उसके बिल्कुल लिए ना ठीक है, आपको कंटीन्यूअस रिसर्च चाहिए, आपको न्यूज़ के साथ इंटैक्ट चाहिए, वो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो मैं 9 टू बिल्कुल ठीक 5 है, करता हूँ, ऊपर से यूएस का पोर्टफोलियो, तो मैं बड़ा ईज़ी तरीके से अपने लिए रखा हुआ है। मेरे पोर्टफ़ोलियो के अंदर एक एटलस होंडा है, वो मुझे पता है भई मोटरसाइकिल बनाती है, उसमें कोई और एक्सपोज़र नहीं है, तो मेरे बिल्कुल लिए ठीक वो ठीक है। डीसीआर है, वो रियल एस्टेट रीट है, रियल एस्टेट को मैं समझता हूँ, रियल एस्टेट को है, मैंने स्टडी किया है, एक्सप्लोर किया, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन मेरी फ़ील्ड है, तो डीसीआर मेरी एक और होल्डिंग्स है। ठीक मैपल है, लीफ सीमेंट जो है, वो सीमेंट मेरी फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, और मैपल लीफ और ऑल अदर सीमेंट कंपनी से मैपल लीफ सीमेंट को लेने की वजह सिर्फ वैल्यूएशन थी, क्योंकि वो मुझे ठीक है, लगता था कि काफ़ी चीप है, और वो ठीक अब है, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी एक्सपोज़र लेने जा रही है।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि अगर बिल्कुल ठीक शायद है। यही कंपनी है, तो वो भी। और अगर चौथी कंपनी है तो वो भी फार्मास्यूटिकल है। वो इस टाइम इस स्लाइड में तो नहीं है, बट चौथी हेलियन। अब बिल्कुल हेलियन ठीक है। जो कंपनी है वो मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर सबसे चीपेस्ट अवेलेबल है वैल्यूएशन ठीक है। के अकॉर्डिंग। तो मेरे वो है। तो सिर्फ 4 बिल्कुल, कंपनीज़ हैं मेरे पोर्टफोलियो में। मेरे पास बिल्कुल और ठीक। थी साज़गार, मैंने 26-25% गेन्स पे बेच दी। एफएफसी भी मेरे पास था, वो कोई 50% पे मैंने बेच दिया। ईफड भी मेरे पास था, वो मैंने 28-29% पे बेच दिया। और ये कंपनीज़ मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ इसी वजह से कि सलमान भाई ने मुझे बोला, यार बड़ी चीपली अवेलेबल है, बाय कर लो, बाद में बेच देना। ना उसको फॉलो बेहतरीन, करना, जब मैं कहूँगा बेच देना। मैंने कहा ठीक है। तो आई कैन ट्रस्ट सलमान भाई टू दिस लेवल। बेहतरीन तो हो गया। अच्छा, यूएसए की बाकी भी थोड़ा-सा यूएस बताओ कि पोर्टफोलियो मेरे पास 7 कंपनी। सारी ना बताओ बेसिकली जी, जो जी। जो 2 3 आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं ना, टीएमडीएक्स, एचआईएम, हिम्स एंड हर्स जो है, और बीआरटी, ये तीनों का बता दो आप। ये मेरे पोर्टफोलियो में आज भी हैं। और ये वो कंपनीज़ हैं जिनको मैं देखता हूँ अगले 10 साल के लिए। बेहतरीन है। टीएमडीएक्स जो है वो ट्रांसप्लांट करती है लिवर, किडनी एंड हार्ट आज तक। ये एक्सपोज़र करेंगे पैंक्रियाज़ के अंदर भी। ये वो ठीक है, कंपनीज़ हैं जो वार्म टेक्नोलॉजी ऑर्गन्स के लिए करती है, और ये अपनी मार्केट में द किंग है। दुनिया में सिर्फ़ 3 ही कंपनीज़ हैं जो वार्म टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती हैं। और एक प्राइवेट कंपनी है, एक स्वीडिश की कंपनी है, वो भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। उसका एक्सपोज़र यूएस मार्केट में बहुत नेग्लिजिबल सा है। लेकिन ये टीएमडीएक्स टेरामेडिक्स नाम की एक कंपनी है, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में इनका हेड ऑफिस है। ये पाकिस्तानी बंदा इसका ओनर है, डॉक्टर कमाल हुसैनी। और ठीक है, इसकी जो इसके बाय करने की रीज़न ये है कि इनका जो लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस है ना, इनके अपने हैं। इनके पास ठीक है। 20 एविएशन फ्लीट्स हैं, जो दिन में 3 टू 4 राउंड ट्रिप करते हैं जस्ट टू कैरी ऑर्गन्स। तो ये बिल्कुल ठीक। इनको एज है, ये इनका कंपेटिटिव एडवांटेज है, जिसकी वजह से ये पर ट्रिप $66,000 का रेवेन्यू करते हैं। तो जिसकी वजह से ये मेरी एक वो इसमें बड़ी हाई कन्विक्शन है। दूसरी बेहतरीन हो गया। हिम्स कंपनी है, इसका फुल नेम है हिम्स एंड हर्स। उसकी रीज़न उसको बाय करने की रीज़न ये थी कि ये कंपाउंडेड फार्मेसी है, पर्सनलाइज़्ड मेडिकेशन बनाती है और सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलती है। इसके इसने बेहतरीन हो गया। लास्ट वीक ही अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट की थी, और 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके। और 120% रेवेन्यू ग्रोथ है। और ये एक आप कह सकते हैं कि डिसरप्शन है इन मेडिकल इंडस्ट्री। तो ये एक वजह है इसके आउटस्टैंडिंग। इसके एक्सपोज़र होने में। और जो वीआरटी है, वीआरटी जो है वो हार्डवेयर कंपनी है। एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का, चिप्स का। एनवीडिया, एएमडी जैसी कंपनीज़ दुनिया में बड़ी फ़ेमस हैं। तो मैं बड़ा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा हूँ। मुझे टेक से मेरा कोई नॉलेज नहीं है। मुझे समझ भी नहीं आता कि कंप्यूटर साइंसेज़ की क्या है। मैं आपको बताऊँ एक फ़ेलियर अपनी लाइफ़ का, मैं फ़ास्ट में गया था कंप्यूटर साइंसेज़ पढ़ने, लेकिन 1 साल बाद ही आ गया था वहाँ से कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से सही। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है कि यार ये जो एनवीडिया और जो टेक कंपनीज़ है ना, ये मेरे समझ में नहीं आती। एएसएमएल, टीएसएमसी, जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, ये मुझे नहीं आती। तो हम एआई ठीक में है। एक्सपोज़र कैसे ले सकते हैं? पर मैं हार्डवेयर का बंदा हूँ, मुझे हार्डवेयर समझ में आता है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ी है, मुझे वो समझ में आती है। तो ये वो कंपनी है जो डेटा सेंटर्स में जहाँ पे इनके चिप्स यूज़ होती हैं, ये डेटा सेंटर्स को हार्डवेयर प्रोवाइड करती है। तो मैं ये इंडस्ट्री समझता हूँ, कंपनी समझता हूँ, तो मेरी इस वज़ह से ये कन्विक्शन, और ये मेरी न्यू बाइंग है, इसलिए अभी 38% है। अगर मैं 2-3 माह पहले चला जाता तो मेबी इट वुड हैव क्रॉस्ड 100% वेरी ईज़िली। बट आउटस्टैंडिंग। ये रीज़न है। तो हमारी फिलॉसफी ये है कि इन्वेस्ट व्हाट इन यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आती है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, और बेतुका रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो यार, थैंक यू सो मच मोइज। ओवरऑल अब आप लोग सारे देख रहे हो कि मोइज ने किस तरीके से ओवरऑल जो स्टॉक्स को पिक किया, ही सिलेक्टेड ऑल दोस कंपनी जो ही कैन अंडरस्टैंड वेल, कि देखें इन्वेस्ट हमें वहीं पे करना चाहिए जो हमें कंपनी पसंद आती हो। यूएसए के अंदर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे आप
5,000 10,000 कंपनीज हैं, तो उनमें से जो भी आपको ऐसे लग रहा हो कि फंडामेंटली ये अच्छी कंपनीज नजर आ रही हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मोइज ने ओवरऑल देखा है कि मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड भी रहा हुआ था, मेडिकल का थोड़ा सा एक्सपोजर भी था, तो उसने उन्हीं कंपनीज को सिलेक्ट किया जिसमें कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज नजर आ रही थी, कोई ना कोई मोड था। मोड से मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो कि बेनिफिट दे रही हो कंपनी को, उसके अलावा ग्रोथ भी थी, स्टेबिलिटी थी। ये सारी चीजें कहाँ से मोइज ने सीखी हैं या देखी हैं? अगेन जो फंडामेंटल्स और कैपिटल मार्केट के अंदर जो मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ, तो अब आप देख रहे हो कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। ही इज अ वेरी यंग इन्वेस्टर एट दिस मोमेंट, आई थिंक अर्ली 20s में हो गया अभी। तो ओवरऑल इस टाइम पे ऐसी कंपनीज को पिक करना, सो ओवरऑल जो है वो काफी अच्छा आपको डाउन द लेन आपके ग्रोथ को बहुत बेहतरीन लाता है। सो ही इज बीटिंग द मार्केट बाय 33x, और आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करें तो आप लोगों को अच्छी कंपनीज भी मिल सकती है। चलें, थैंक यू सो मच मोइज वंस अगेन। और अगर आप लोगों को भी ये सीरीज पसंद आई है तो आप लोग यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी तो हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट बैच 2-3 महीने बाद होगा, तो तब तक आप लोग नए कोर्स के भी रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, एंड टिल नेक्स्ट टाइम थैंक मेरी यू। तरफ से मोइज की तरफ से भी अल्लाह हाफिज।